हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीवीएस कॉलेज कानपुर। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदारवादी चरण है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद उसके द्वारा की गई जो शुरुआती राजनीतिक गतिविधियां हैं, जिनको हम उदारवादी फेज के तौर पे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण के तौर पे जानते हैं, उसके बारे में कुछ यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किस तरह से, किन परिस्थितियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस संदर्भ में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक पहुँचते पहुँचते, मतलब 1885 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते भारत के जनमानस में एक तरह से राजनीतिक जागृति पैदा हो चुकी थी, और साथ के साथ में ब्रिटिश के द्वारा कुछ ऐसे प्रतिक्रियावादी कदम उठाए गए थे जिससे भारतीय समाज में, जनमानस में एक राजनीतिक जागृति बढ़ी और उनमें आपस में एक संगठन यानी एक तरह से एकात्मकता की भावना बढ़ी, और उसी का परिणाम हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के तौर पे देखने को मिलता है। यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें उस संदर्भ में कुछ विवाद देखने को मिलता है, मतलब कुछ हमें सिद्धांत देखने को मिलते हैं जिनके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर के एक तरह से व्याख्या करने की या उसको परिभाषित करने की कोशिश की गई। जैसे फॉर एग्जांपल लाला लाजपत राय का सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, इसके तहत कांग्रेस की स्थापना को दर्शाने का प्रयास किया गया। इसमें ब्रिटिश का एक षड्यंत्र बताया गया भारतीय असंतोष को कम करने के लिए, या भारतीय असंतोष को एक तरह से, भारतीय असंतोष से ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए। ऐसा लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व के प्रिंसिपल में व्यक्त किया। इसी के जवाब में गोपाल कृष्ण गोखले ने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया कि ब्रिटिश के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यूज नहीं किया गया, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ए.ओ. ह्यूम नामक एक बड़े उच्च ब्रिटिश अधिकारी को एक तड़ित चालक के तौर पे यूज किया, ताकि ब्रिटिश की या ब्रिटिश सरकार की कार्यवाही से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बच जाए और अपनी राजनीतिक गतिविधियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाती रहे। 1800 यहीं से हम लोग देखते हैं 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसके बाद में उसके द्वारा जो शुरुआती राजनीतिक गतिविधियां की गईं, मतलब 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, तो इस दौरान जब हम देखते हैं कि जो राजनीतिक गतिविधियां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गईं, उनको एक तरह से उदारवादी चरण के तौर पे या उदारवादी कांग्रेसी गतिविधियों के तौर पे हम लोग जानते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है चीज़ें इस चरण में कांग्रेस के द्वारा की गई। तो हम अभी आपको बता चुके हैं कि उदारवादी चरण का जो टाइम पीरियड है वो 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक है, और इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस चरण में कुछ महत्वपूर्ण हमें लीडरशिप भी दिखाई पड़ती है, जिसके द्वारा इस दौरान या इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया गया। जैसे कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो गए, डी.ई. वाचा हो गए। इसके साथ साथ कुछ और नाम जोड़ सकते हैं, जैसे पी. आनंद चार्लू हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। ये ऐसे सक्रिय नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के इस उदारवादी चरण में कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया, और इन सारे नेताओं को एक तरह से नरमपंथी लीडरशिप के तौर पे जाना जाता है। नरमपंथी लीडरशिप का मतलब क्या है? मतलब इनका जो राजनीति करने का जो तौर तरीका है या जो तौर तरीका था, वो दरअसल एक तरह से कह सकते हैं कि हम बहुत ही उदार था, बहुत ही लिबरल था। उसमें कहीं पर भी हमें किसी प्रकार के विरोध के स्वर दिखाई नहीं पड़ते, कहीं पर किसी तरह के आंदोलन की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, कहीं पर किसी प्रकार की हिंसात्मक चीज़ों
को नहीं दर्शाया गया है, बल्कि यहाँ पर इन उदारवादी नेताओं के द्वारा ब्रिटिश सत्ता के प्रति अपनी वफादारी को व्यक्त करने का भी एक तरह से प्रयास किया गया। और वफादारी कैसे, यानी कि उसके प्रति ईमानदारी कैसे दर्शाई गई? इस तरह से दर्शाई गई कि ब्रिटिश की सत्ता भारत के हित में है, ब्रिटिश की सत्ता भारत के हित में है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश का शासन है या भारत में कार्यरत जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं है या बहुत अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश शासन को स्थापित नहीं किया है। उसकी वजह से भारतीयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर हम इसको साधारण शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश के द्वारा भारत में जो शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है वो एक तरह से भारतीयों के हित में है, ऐसा उदारवादियों का मानना था। परंतु यहाँ पर जो शासन करने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं है या बहुत ज़्यादा भारत के पक्ष में काम करने वाले लोग या भारत की जनता के हितों के लिए काम करने वाले वो ब्रिटिश अधिकारी नहीं है। इसलिए भारत में ब्रिटिश शासन को उन्होंने अन ब्रिटिश शासन कहा। अन ब्रिटिश का मतलब क्या है? अन ब्रिटिश का मतलब यह है कि जैसा कि ब्रिटेन में ब्रिटिश का शासन है, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला शासन है, वैसा यहाँ पर शासन नहीं है। यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी शासन सत्ता चला रहे हैं वो एक तरह से शोषणकारी है या जन सामान्य का मंगलकारी या मंगल करने वाला शासन नहीं है। इसलिए इन लोगों ने इसको उदारवादी कहा, इसलिए इन्होंने इसको अन ब्रिटिश शासन कहा। तो अब हम ये भी देखेंगे कि आखिर फिर ये जो उदारवादी नेता हैं, जो उदारवादी चरण में सक्रिय हैं, इनके तौर तरीके क्या है काम करने के, ये किस तरीके से जो है एक तरह से भारत में राजनीति कर रहे हैं इस समय। तो हम देखेंगे कि जो उदारवादी चरण में जो हम लोगों ने अभी नेताओं के नाम देखे थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, WC बनर्जी हो गए, P आनंद चार्लू हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, ये सारे लोग, ये सारे नेता भारत में एक तरह से ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि ये न्यायपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर शासन करने वाले जो अधिकारी हैं वो अन्याय कर रहे हैं। और इनकी राजनीति के तरीके कैसे हैं? याचिका के माध्यम से, प्रस्तावों के माध्यम से, विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के मिलने के माध्यम से, पैम्पलेट्स पर्चों के माध्यम से ये अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मतलब ये लोग प्रार्थना करते हैं, ये लोग प्रतिवेदन देते हैं, ये लोग रिमाइंडर यानी कि स्मरण पत्र देते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स देते हैं और कहते हैं कि अगर इसके माध्यम से, अगर हम एप्लीकेशंस के माध्यम से, रिपोर्ट्स के माध्यम से, रिमाइंडर के माध्यम से अगर हम बार बार ब्रिटिश सत्ता को अपनी परेशानियों से अवगत कराएंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमारी समस्याओं के बारे में ब्रिटिश सरकार जागरूक होगी और हमारी समस्याओं का निदान करेगी। तो हमने अभी आपको दो चीज़ें बताई। एक चीज़ ये कि एक तरह से नरमपंथी लोग भारत में ब्रिटिश सत्ता के प्रति विश्वास रखते थे, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले अधिकारियों के प्रति उनका विश्वास नहीं था। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि इनकी राजनीति दरअसल प्रार्थना पर, प्रतिवेदन पर, रिमाइंडर स्मरण पत्रों पर निर्भर करती थी और इनका ऐसा मानना था अगर हम अपनी मांगों को ब्रिटिश शासन के सामने रखेंगे और एक ना एक दिन वो सुन करके हमारे साथ न्याय करेंगे और हमारी समस्याओं का हल करेंगे। लेकिन और इसके साथ साथ उनको ये भी मानना था, उनका ये भी मानना था, जो उदारवादी लीडरशिप है उसका ये भी मानना था कि भारत को ब्रिटिश के साथ में संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए। उनका ये भी विश्वास था कि भारत में जो ब्रिटिश का शासन है वो भारत के हित में है। और सबसे बड़ी बात है, उनका ये मानना था कि भारत में ब्रिटिश का शासन रहेगा तो इससे भारतीयों का कल्याण होगा। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है कि भारत में काम करने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो दरअसल अन ब्रिटिश शासन की नीति का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर ये लोग ब्रिटिश तरह से या ब्रिटिश शासन का निष्पक्षता पूर्वक भारत में पालन करेंगे या उसको लागू करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक तरह से हम लोगों की भलाई की सत्ता, ब्रिटिश सत्ता स्थापित होगी।
तो कहने का मतलब ये है, ये चाहते हैं कि ब्रिटिश का शासन ये कहते हैं कि ब्रिटिश का शासन भारत के हित में है। और समस्या सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर काम करने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो एक तरह से अन ब्रिटिश टाइप की शासन सत्ता का संचालन कर रहे हैं। बस हमारी समस्या यही है, और इसलिए हमें ब्रिटेन के साथ संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ चीज़ों को सुधार करने की मांग करनी चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि अभी 3PS के बारे में, यानी कि ये प्रे करते हैं, ये पिटिशंस लगाते हैं, प्रोटेस्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत रिपोर्ट्स, रिमाइंडर्स बार बार भेजते हैं कि हमारी समस्याओं का आप हल कर दीजिए, हमारी बस मांग इतनी सी है, और भारत में ब्रिटिश सत्ता को आप बने रहने दीजिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। आखिर हम देखते हैं कि इनकी डिमांड्स क्या थी, जो इन्होंने 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक जो उदारवादी चरण की जो गतिविधियां हैं, उसमें इन उदारवादी नेताओं की या लीडरशिप की मांग क्या रही थी। तो हमने मांगों को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा हुआ है, ताकि हम लोग समझ सकें आसानी से। पहली मांग क्या है इनकी, संवैधानिक मांग क्या थी इनकी, मतलब उदारवादियों की कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल्स डिमांड थी, वो क्या थी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद और विधानसभा का विस्तार किया जाए। अभी तक तो इनका ये मानना था कि ब्रिटिश के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, संसदीय व्यवस्था बहुत ज़्यादा परिपक्व तरह से नहीं स्थापित की गई है। तो उदारवादियों का ये मानना था कि भारत में जो केंद्रीय सत्ता है, केंद्र में जो शासन हो रहा है, और जो प्रांतों में व्यवस्था है, उसमें विधान परिषद और विधानसभा का स्पष्ट तौर पे विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों की भागीदारी हो सके और भारतीय भी इस ब्रिटिश सत्ता में या भारत के शासन में, अपने शासन में हिस्सेदारी ले सकें। इसी तरह से उन्होंने कहा कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें भी भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए, उसमें भी भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वराज्य की मांग की और उच्च पदों पर भारतीयों को निर्वाचित किया जाए। इसका मतलब ये कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसमें भारतीयों की हिस्सेदारी ज़्यादा बढ़नी चाहिए, और जो बजट भारत के संदर्भ में होता है उस पर भी भारतीयों को चर्चा करने का अधिकार मिलना चाहिए। कुछ इस तरह की ये लोग संवैधानिक मांगे प्रस्तुत करते हैं, और ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को ब्रिटिश शासन के द्वारा हमारा मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। अब हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं, अदर डिमांड्स क्या है इनकी। अब जैसे इनकी दूसरी डिमांड्स क्या है, इनकी दूसरी डिमांड है आर्थिक मांगों के बारे में। कुछ आर्थिक मांगों की जब आप बात करते हैं तो इकोनॉमिक डिमांड्स क्या थी इनकी। इकोनॉमिक डिमांड जैसे कुछ नमक कर है, चीनी शुल्क है, इसको ये लोग कहते हैं समाप्त कर दिया जाए। जैसे आप लोग देखेंगे कि आगे जब गांधी जी आएंगे तो गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया जाएगा, स्पेशली जो साल्ट टैक्स है उसको वायलेट किया जाएगा, तभी उनका दांडी मार्च होगा, तभी उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा जाएगा। तो यहीं से, यानी उदारवादी चरण से नमक कर को समाप्त करने की मांग की गई, चीनी शुल्क को समाप्त करने की मांग की गई। ये कहा गया कि भारत में जो सेना, ब्रिटिश सेना काम कर रही है, जरा उसके खर्च में कमी की जाए। इसका इकोनॉमिक बर्डन अल्टीमेटली भारत पर ही पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा इसके खर्च को कम किया जाए। भू राजस्व जो किसानों से वसूल किया जा रहा है उसकी दर बहुत ज़्यादा है, उससे किसानों को दिक्कत होती है, किसान उस कर के बोझ से परेशान है, उस कर को कम किया जाए, उसकी दर को कम किया जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो भारतीय उद्योग धंधे हैं उनको कुछ टैरिफ संरक्षण दिया जाए, कुछ सरकारी सहायता प्रदान की जाए, ताकि भारत के उद्योग धंधे और ज़्यादा परिपक्व हो सके, और ज़्यादा फल फूल सके। तो ये इस तरह से कुछ अपनी इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक मांगों को भी ब्रिटिश के सामने रखते हैं। जैसा कि इनकी नीति ही है, प्रतिवेदन देना, एप्लीकेशंस देना, रिमाइंडर देना, बार बार रिपोर्ट्स दे करके अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करना। इसके अलावा दूसरी मांगे हैं। कुछ और मांगों की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनकी प्रशासनिक मांगे भी हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स भी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट इन्होंने क्या रखा था कि
जो सिविल सर्विस है, यानी कि जो सिविल सेवा है, वो भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। आप लोगों ने पहले पढ़ा था, जिसमें देखा था कि लॉर्ड लिट्टन के द्वारा भारतीय सिविल सेवा है उसमें उसकी आयु को कम कर दिया गया था। जो उसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी आयु को उसने 19 वर्ष कर दिया था। फिर बाद में रिप्पन आया तो रिप्पन ने उसमें कुछ बढ़ाया। लेकिन उदारवादी चरण में एक दूसरी डिमांड शामिल हो गई कि भारत और ब्रिटेन में जब सिविल सेवा जो होती है उसका एक साथ आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि भारतीयों को और ज़्यादा सहूलियत मिल सके और ब्रिटेन में उनको जाना ना पड़े। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो स्थानीय निकाय हैं उनको थोड़ी ज़्यादा पावर्स दी जानी चाहिए, ताकि वो भारतीयों की समस्या का और अच्छी तरह से समाधान कर सकें। इसी तरह से उन्होंने ये भी बताया जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, उसका पूर्ण रूप से पृथक्करण किया जाना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक मूल विशेषता भी है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। इसी तरह से ये उदारवादी चरण में ही इसकी मांग की जाने लगी थी। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के बारे में बात की गई। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के बारे में बात की गई। आपको पता होगा कि आपने 1813 का चार्टर एक्ट जब पढ़ेंगे तो उसी में 1813 का जो था चार्टर एक्ट है उसमें पहली बार ब्रिटिश के द्वारा 1 लाख रुपए के शिक्षा व्यवस्था के खर्च के लिए व्यवस्था की गई थी। और लिट्टन के टाइम पीरियड में जो शस्त्र अधिनियम लाया गया था उस शस्त्र अधिनियम को भी इन्होंने कहा कि रद्द कर दिया जाए। ऐसी इनकी कुछ ये डिमांड थी, ये प्रशासनिक मांगे थी इनकी। अब हम लोग देखते हैं कुछ और भी अन्य मांगे रहीं, जैसे संघ बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए हमें। इनका कहना था कि भैया हमें कुछ अपने संगठन बनाने का राइट्स होना चाहिए, भाषण देने का अधिकार होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस तरह की भी कुछ डिमांड्स जो है उदारवादियों के द्वारा समय समय पर ब्रिटिश के सामने रखी जाती रही। अब ये तो हो गई उनकी कुछ डिमांड्स। अब डिमांड्स के बारे में हम देखेंगे कि ये उनकी कुछ मांगे हो गई। लेकिन जब हम उदारवादियों की बात करते हैं, इन्होंने अपनी कई तरह की मांगे ब्रिटिश के सामने रखी गई। लेकिन जब हम बात करते हैं क्या उदारवादी इन सब चीज़ों में सफल हुए या इनकी कुछ लिमिटेशंस भी बनी रहीं या इनकी कुछ सीमाएं भी बनी रहीं, तो पहले हम इनकी सीमाओं के बारे में बात करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इनकी कुछ लिमिटेशंस क्या थी। तो हम लिमिटेशंस की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इनकी एक सीमा बनी रही। वो सीमा क्या थी कि ये दरअसल संवैधानिक राजनीति में ही विश्वास करते थे। इनका मानना था कि अगर हम पॉलिटिक्स करेंगे, अगर जो हमारी राजनीति होगी वो कैसी होगी, सिर्फ जो है संवैधानिक राजनीति होगी। यानी कि हम उसमें किसी तरह का जो है कह सकते हैं कि संवैधानिक राजनीति के अलावा हम किसी तरह के आंदोलन की बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम किसी तरह का जो है आंदोलन नहीं होगा, हम सिर्फ प्रार्थना और प्रतिवेदन की बात करेंगे और हम किसी प्रकार के आंदोलन जैसी गतिविधि नहीं करेंगे। तो ये एक इनकी बड़ी सीमा बनी रही। ये क्रमिक विकास में विश्वास करते थे। ये कहते थे कि हम बार बार अगर ब्रिटिश को अपनी मांग समर्पित करेंगे, बार बार ब्रिटिश को एप्लीकेशंस देंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, तो धीरे धीरे हमारी मांगों पर विचार किया जाएगा और भारत में ब्रिटिश शासन सत्ता में सुधार होगा और ब्रिटिश को यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में इन्होंने ये भी कहा कि देखिए जो भारतीय है, रियल इंडियन क्या है। रियल इंडियन दरअसल एजुकेटेड पर्सन, जो एलीट एजुकेटेड पर्सन उस समय थे, पर्सन्स हुआ करते थे, वही रियल में भारतीय थे। इनकी नज़रों में ऐसा था कि जो जन सामान्य है ये भारतीय नहीं है, ये मतलब नागरिक नहीं है, इसकी शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि ये कुछ शिक्षित भारतीयों को ही भारत का वास्तविक नागरिक मानते थे। और उन्होंने कहा, उनकी ये भी एक सीमा रही जो इनके द्वारा बार बार इस बात पर जोर दिया जाता रहा कि भारत में दरअसल जो शासन सत्ता है वो अन ब्रिटिश है। वो अन ब्रिटिश क्यों है? क्योंकि इसके लिए भारत में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारी ही उत्तरदायी है। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन की सरकार खराब नहीं है, बल्कि इसके कर्मचारी जो भारत में काम कर रहे हैं वो खराब हैं, वही यहाँ पर अन ब्रिटिश सत्ता के लिए उत्तरदायी है। तो एक तो सीमा इनकी ये बनी रही। इन्होंने चीज़ों को संकुचित वे में देखने का प्रयास किया। और एक चीज़ और आप देखेंगे कि इस समय जो भारतीय राजनीति में या कांग्रेस की राजनीति में जो सक्रिय लोग थे वो दरअसल अभिजात्य वर्ग से रिलेटेड थे। उनका सामाजिक आधार कैसा था? एलीट क्लास का था। राजनीति उनके लिए महज एक शॉर्ट टर्म प्रोफेशन की तरह था।
फुल टाइम प्रोफेशन नहीं था वो। मतलब कभी कभी जब कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो उसमें भागीदारी की, कुछ एप्लीकेशंस लिए, कुछ रिपोर्ट्स बनाई जो ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया, बस बात ख़त्म हो गई। इनके लिए कोई संगठन, कोई मूवमेंट, कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन कोई मायने नहीं रखता था, बल्कि ये सिर्फ शॉर्ट टाइम प्रोफेशंस के तौर पर पॉलिटिक्स को अपनाए हुए थे और थोड़ा सा एलीट क्लास के व्यक्ति थे। जन सामान्य की कांग्रेस में बहुत ज़्यादा भागीदारी हमें इस समय नहीं दिखाई पड़ती है। इसी तरह से कुछ और भी सीमाएं अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस समय जो कांग्रेस में जो लीडरशिप है, ज़्यादातर जमींदार लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, और इनको श्रमिकों के कल्याण से किसानों के कल्याण से कोई विशेष ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर ब्रिटिश के द्वारा कोई कानून बनाया भी गया तो उसका इन्होंने विरोध किया, जैसे उदाहरण के लिए रैयतवाड़ी कानून का विरोध किया। 1900 ईस्वी में पंजाब लैंड एलियनेशन कानून एक्ट लाया गया, उसका इन्होंने विरोध किया गया। कांग्रेस ने खान उद्योग में लगे हुए जो श्रमिक हैं उनका विरोध किया। उदारवादी चरण में कहने का मतलब है जैसी लीडरशिप थी उसी के अकॉर्डिंग इनकी डिमांड्स थी। जमींदार और पूंजीपति वर्ग ज़्यादा हावी प्रभावी था, इसलिए किसानों और श्रमिकों के हितों की बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई। और इनका ऐसा मानना था कि ब्रिटिश को इन सब हमारी जो परंपरागत व्यवस्था है, जो ट्रेडिशंस है, इसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इनकी सीमाएं थी। लेकिन इन सीमाओं, क्या सिर्फ सीमाएं ही थी? क्या इनकी कुछ अचीवमेंट्स नहीं थे? अचीवमेंट्स भी थे। अगर हम इनके उदारवादी चरण में कांग्रेस के कुछ देन या कुछ योगदानों की बात करें तो आप सब लोग सबसे पहले इस बात को नोटिस करें कि इस समय जो भारतीय राजनीति है, यानी कि जो जन सामान्य है या जो भारत में जो लोग हैं, उनको एक तरह से मॉडर्न पॉलिटिक्स से इन्होंने अवेयर करवाया। मतलब एक तरह से जनता के बीच में बार बार कांग्रेस के अधिवेशनों के माध्यम से एक राजनीतिक जागरूकता आई और एक नई तरीके की राजनीति इनको देखने को मिली। मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा हिंसा नहीं है, विद्रोह नहीं है, विरोध नहीं है, एक शांतिपूर्वक जो आधुनिक राजनीति हो सकती है उसको इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया। इन्हीं के प्रयासों से या इन्हीं के दबाव में कह सकते हैं ब्रिटिश के द्वारा 1892 का अधिनियम लाया गया, जिसमें कुछ बजट वगैरह में इनको चर्चा करने का अधिकार दिया गया था। इसी तरह से उदारवादी नेताओं के द्वारा ही भारत में एक तरह से भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसमें औपनिवेशिक जो अर्थतंत्र है, या कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, उसको उजागर करने का प्रयास किया। अब इसमें आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन की निकासी का सिद्धांत दिया गया, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं आप लोग, वो सिद्धांत दिया गया। इनके द्वारा औपनिवेशिक शोषण की मीमांसा करने की कोशिश की गई। इन्होंने ये कहा कि देखिए भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो किस तरह से जो है भारत की इकोनॉमी का शोषण कर रहा है और भारत के हितों के लिए काम नहीं कर रहा है। और साथ के साथ में सबसे बड़ी बात, इन्होंने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की राजनीति को इस समय प्रमोट किया। मतलब बहुत ज़्यादा इस समय कम्युनल पॉलिटिक्स का प्रभाव हमें उदारवादी चरण में देखने को नहीं मिलता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? आज की क्लास में हम लोगों ने समझा और सीखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में हुई थी, उसके शुरुआती चरण में यानी कि 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक जो कांग्रेस की राजनीति थी उसको हम उदारवादी राजनीति या उदारवादी चरण के तौर पे देख सकते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, WC बनर्जी हो गए, P आनंद चार्लू हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, ऐसे कुछ उदारवादी, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये कुछ उदारवादी नेता थे। अब इनकी कुछ अपनी डिमांड्स थी, इनके कुछ तौर तरीके थे, वो हमने देखा। वो कैसे, वो तौर तरीके क्या थे? ये लोग कहते थे प्रार्थना और प्रतिवेदन, रिमाइंडर, यानी कि बार बार जो है इनको याद दिलाओ, रिमाइंडर भेजो ताकि उनकी डिमांड्स पूरी हों। ये हिंसा और आंदोलन, संगठन की राजनीति में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। इनकी कुछ मांगे क्या थीं? कुछ प्रशासनिक मांगे थीं, कुछ संवैधानिक मांगे थीं, कुछ आर्थिक मांगे थीं। इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने गौर किया और लास्ट में हमने देखा कि इनकी कुछ सीमाएं भी रही थीं। जैसे ये ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त करते हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ अनब्रिटिश शासन को समाप्त कर दीजिए, ब्रिटिश शासन से भारत का संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। इनका सामाजिक आधार भी एलीट रहा। इस कांग्रेस पर इस चरण में
एक तरह से जो अभिजात वर्ग है वही हावी रहा, जन सामान्य की राजनीति में भी इनको विश्वास नहीं था। लेकिन दूसरी बात हमने ये भी देखी, कुछ इनके योगदान भी रहे थे, जैसे इन्होंने जन सामान्य को आधुनिक राजनीति से परिचित करवाया। इन्हीं के प्रयासों से 1892 का अधिनियम लाया गया। धन की निकासी जैसे सिद्धांत को इसी समय प्रतिपादित किया गया। धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक मूल्यों को इस समय प्रसारित करने की कोशिश की गई या ज़्यादातर इसका प्रभाव देखा गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के लेक्चर में कवर की हैं। तो इस तरह से हम लोग भारतीय राजनीति के उदारवादी चरण को समझने का प्रयास करते हैं। और आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह से जो है कांग्रेस का उग्रवादी जो चरण है उसमें कांग्रेस की एक्टिविटीज़ क्या रहीं, और इसी दौरान हम लोग सूरत विभाजन को भी कांग्रेस के सूरत विभाजन को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।